नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सारे ही क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें भी ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आपको बहुत ही ऐसे लगने वाले हैं कि नया कुछ ना कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा जिससे कि आपको हर क्वेश्चन के जितने भी डाउट हैं, जितनी भी नॉलेज है, वो सारे की सारी कंप्लीट आपको मिले। तो वीडियो को सुनने से पहले लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पिछली वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन दे चुका हूं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है 111। In a relation database, a relational referential integrity constraint can be specified with the help of। देखिए ये कंसेप्ट होता है हमारा रिलेशनल डाटाबेस के अंदर जिसका नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमारा यूज होता है जो कि फॉरेन की हमारी होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर दो टेबल होती है हमारी, R1 एंड R2। तो दोनों टेबल में कोई ना कोई एट्रीब्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट है यहाँ पर A एंड B। सेकंड है हमारी टेबल जिसके अंदर एट्रीब्यूट है A एंड C। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो अप्लाई होता है वो कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए दोनों टेबल के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी A है और यहाँ भी A है। तो होता क्या है, एक रिलेशन में तो वो प्राइमरी की कहलाता है और दूसरे रिलेशन में वो फॉरेन की बन जाता है। तो बेसिकली इसमें जो कंसेप्ट लगता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर वो फॉरेन की के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है जी। तो फॉरेन की ही हमारा राइट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो सीरीज के अकॉर्डिंग 112 क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है टीसीपी आईपी जो हमारी लेयर होती है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कौन सी ऐसी लेयर होती है हमारी, वो होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि हमारा पर्टिकुलर कोई भी डाटा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है डेस्टिनेशन तक वो पहुंच जाए। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, नेटवर्क लेयर नाम से कोई भी टीसीपी आईपी लेयर नहीं होती। हमारी लेयर होती है इंटरनेट लेयर। क्योंकि टीसीपी आईपी यहाँ पर दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर कोई भी लेयर नहीं होती है टीसीपी आईपी के अंदर, उसका नाम होता है इंटरनेट लेयर इन द केस ऑफ टीसीपी आईपी। नेटवर्क लेयर होती है हमारी ओएसआई लेयर के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फॉर इट यू कैन से डाटा गेटिंग द डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन, उसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। कौन सा ऐसा, यहाँ पर लिखा हुआ है द डैश स्टैंडर्ड promises to provide enough characters to cover the all the world languages। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनिकोड। यूनिकोड होता है हमारा जो कि यूनिकोड एक स्टैंडर्ड है जो कि कवर करता है हमारे जितने भी करेक्टर्स हैं, इनफ करेक्टर यूज करने के लिए टू कवर द ऑल द वर्ल्ड लैंग्वेजेस। क्योंकि अस्काई जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज और EBDIC जो कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोड होता है इंफॉर्मेशन यू कैन से इंटरचेंज कोड। तो ये जो होता है हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये 8 बिट कोड होता है हमारा और ये होता है हमारा 7 बिट कोड। ठीक है जी। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है हमारा, अस्काई यूज करते हैं हम 7 बिट के लिए और EBDIC कोड यूज करते हैं हम 8 बिट के लिए। तो ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है ये इस टाइप का कोई भी कोड नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा यूनिकोड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन और कंप्यूटर नेटवर्क में जनरली हमें डाउटफुल में डाल देता है इस टाइप का क्वेश्चन। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर पूछा हुआ है कौन सा ऐसा प्राइवेट एड्रेस है हमारा इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर रेंजेस लिख रहा हूँ। प्राइवेट आईपी एड्रेस होता क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि लोकल नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं। लोकल नेटवर्क जैसे कि आप देखते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है,
फॉर एग्जांपल कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है BCA MCA के लिए, या इस टाइप का कोई भी छोटी सी एक कंपनी है उसमें यूज़ करना है, तो वहाँ पर कुछ प्राइवेट IP एड्रेसेस उन्हीं को एलोकेट किए जाते हैं। ये जनरली पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकता है, इंटरनेट के अंदर राउट नहीं होते हैं, ना ही इसमें ट्रैफिक को हम सेंड कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट। तो प्राइवेट एड्रेस की जो रेंजेस होती है वो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा आपको, कौन कौन सी रेंज होती है। पहली जो रेंज होती है हमारी वो होती है 10.0.0.0 से लेके 10.255 जो कि IP एड्रेस होता है आपका 32 बिट कोड, और जिसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। तो उन्हीं ऑक्टेट को यूज़ करके ये बनाए हुए हैं। जो ध्यान रखना, आपकी जो ये रेंज है वो मैं लिख रहा हूँ, ये सारी की सारी प्राइवेट IP एड्रेसेस होती है जो कि जनरली यूज़ नहीं होती, सिर्फ प्राइवेट IP एड्रेसेस के लिए ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारा जो कि रेंज स्टार्ट होती है हमारी 172.16.0.0। ये बेसिकली फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। 172.31.255.255। ठीक है जी, ये वाली रेंज होती है हमारी। एक थर्ड होती है हमारी, जो थर्ड मैं रेंज बना रहा हूँ यहाँ पर, वो है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। ठीक है जी। नेक्स्ट होती है हमारी फोर्थ जो रेंज होती है हमारी, वो है 100.64.00 से लेके आपकी रेंज होती है 100.127.255.1255। ठीक है जी। ये होती है हमारी जो प्राइवेट IP एड्रेसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें से आप करेक्ट आंसर देख सकते हो, आपका क्या आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है। तो देख सकते हो आप यहाँ पहला ऑप्शन है 12 नाम से कोई भी रेंज स्टार्ट नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया हमारा। 172 से स्टार्ट हो रहा है मगर 16 है, ये 168 नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया है हमारा। 168 से कोई रेंज स्टार्ट हो रही है, नहीं स्टार्ट हो रही है, तो ये भी हमारा नहीं रहा। मगर फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हो 192 168 जो कि हमारा इसके अंदर लाई कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो ये वाला एड्रेस हमारा प्राइवेट IP एड्रेस के अंदर इंक्लूड होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा रिस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल है जो कि हायर लेवल प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है हमारी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टॉप टू डाउन जब आप चलते हो, ये होस्ट A है, ये होस्ट B है यहाँ पर, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करके, फिर मूव करते करते यहाँ नेटवर्क लेयर आता है। ठीक है, देन डाटा लिंक लेयर आता है, एंड उसके बाद होता है आपका फिजिकल लेयर लास्ट में। ठीक है जी। तो जब ऊपर से नीचे आप आ रहे हो तो ध्यान रखना, नेटवर्क लेयर मतलब IP एड्रेस, डाटा लिंक मतलब फिजिकल एड्रेस। तो ऊपर से नीचे जब आप आ रहे हो तो हमेशा यूज होता है ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नीचे से ऊपर जा रहे हो, ये शॉर्टकट होता है हमारा। डाटा लिंक से आप नेटवर्क की तरफ जा रहे हो, मतलब फिजिकल लेयर, फिजिकल एड्रेस आपको गिवन है और यू हैव टू फाइंड आउट द IP एड्रेस। तो उसके लिए जो यूज़ करते हो आप, वो यूज़ करते हो RARP। ठीक है जी। वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ARP, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हो मतलब IP एड्रेस आपको गिवन है और फिजिकल एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन है C लैंग्वेज में। यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप सा क्वेश्चन, ये गेट में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, ये DSSB का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये DSSB जो आपका मई 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले ये गेट में भी आया हुआ था, तो ये सेम डिक्लेरेशन आई हुई है, int स्टार F int स्टार सेमीकोलन। तो ध्यान रखना, इसमें पैरेंथेसिस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप चेंज करने के लिए आपको क्या निकालना होता है, पोस्टफिक्स
एक्सप्रेशन आप फाइंड आउट करते हो, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो कोई भी इनफिक्स आपको दिया हुआ है उसको आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर इंट को इंट ही रखोगे, उसके बाद स्टार एफ। तो सबसे पहले स्टार जो है वो ऑपरेटर है और एफ जो है वो यू कैन से एक वेरिएबल है या ऑपकोड है। तो ऑपकोड सबसे पहले लिखते हो और पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर लास्ट में चला जाता है। तो यहाँ ऑपरेटर चला जाएगा क्योंकि एक ही ऑपकोड है, उसके बाद ये पैरेंथेसिस ओपन थी देन क्लोज है। ये इवैल्यूएशन होता है हमारा पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। उसमें हम सबसे पहले ऑपकोड को करते हैं, देन जितने भी हैं, जैसे ये मैं आपको बताना चाहूँगा ए प्लस बी है, उसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं ए और बी प्लस लास्ट में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, स्टार एफ। तो ये जो है यहाँ पर एक ऑपरेंड दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनरी। ये था हमारा बाइनरी ऑपरेटर, ये है हमारा यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा और स्टार कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। ठीक है जी, क्योंकि स्टार जो है दैट इज एन ऑपरेटर। इन केस ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑपरेटर इज इन एट द एंड पोजीशन। ठीक है, मगर यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन थी, क्लोज होते ही आपका इवैल्यूएट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रहा है आपका इंट स्टार। इंट स्टार ऑलरेडी इंट एक ऑपकोड हो गया, स्टार यहाँ पर लास्ट में हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसका, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ, इसको रीड कैसे करेंगे हम। इसको रीड करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो स्टार है, स्टार किसका काम करता है, पॉइंटर का। ठीक है, ये जो है ब्रैकेट जब कभी भी लिखी होती है तो ब्रैकेट से आप समझते होंगे, कोई भी अगर मैं लिख देता हूँ सम और यहाँ ब्रैकेट लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये एक फंक्शन है। सम नाम का जो है ये फंक्शन है। अगर मैं लिखता हूँ सम सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा, एक सम नाम का वेरिएबल। मगर मैंने लिखा सम के आगे ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट क्या डिनोट करती है कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो ये ब्रैकेट डिनोट कर रहा है ये है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, पॉइंटर। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन से पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान रखना, रीड जब हम करेंगे लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, अब पॉइंटर जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, फंक्शन के साथ। तो मैं इसको रीड कर सकता हूँ कि ये एक पॉइंटर है टू ए फंक्शन दैट टेक्स इंटीजर पॉइंटर। देखिए आप ये देख सकते हो पॉइंटर जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, एज एन आर्गुमेंट। क्योंकि यहाँ पर ये जो है दिया हुआ था हमारा पॉइंटर टू ए फंक्शन दैट टेक्स इंटीजर पॉइंटर, दिस वन एज एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यू कैन से ब्रैकेट में, ये बेसिकली पूरी की पूरी डिक्लेरेशन जो है, ये जो ब्रैकेट है ये डिफाइन करिए आर्गुमेंट। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सी लैंग्वेज पूरी की पूरी 50 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो पूरे के पूरे चैनल के अंदर, आपको प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो, इसका लिंक अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को वन बाय वन पढ़ते हैं। पॉइंटर टाइप का ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक वेरिएबल है जिसके अंदर 3 वैल्यू है और बी नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या वैल्यू है, 5। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है, स्टार पी, मतलब पी नाम का एक पॉइंटर है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी पॉइंटर की बात करेंगे तो पॉइंटर टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लोकेशन को लेके चलते हैं, मतलब एड्रेसेस को। तो यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ, मान लीजिए ये 100 और ये एड्रेस जो है वो 200 पर स्टोर है। पी नाम का एक वेरिएबल है, ये भी कोई ना कोई लोकेशन लेगा। तो 300 इसकी लोकेशन है पी नाम का वेरिएबल की। ठीक है, तो स्टार पी के अंदर क्या है हमारा, m% ऑफ बी। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर पी नाम का जो वेरिएबल है, तो 2 टाइप की चीज़ होती है। अगर मैं लिखता हूँ स्टार पी, तो इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू एट दैट, वैल्यू एट, स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट, और m% ऑफ पी इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ। 2 टाइप के ऑपरेटर होते हैं हमारे पॉइंटर के अंदर। यहाँ पर इसको रीड करेंगे हम एड्रेस ऑफ, इसको रीड करेंगे हम वैल्यू एट। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा स्टार पी के अंदर क्या है, m% ऑफ बी, मतलब पी जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एड्रेस ऑफ बी को, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ स्टार पी यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम तक, सेकेंड नंबर स्टेटमेंट तक हमारा क्या हो रहा है, स्टार पी का मतलब है कि पी पर, पी जो है जिस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है उस पर कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो स्टार पी अगर आप प्रिंट कराते हो तो वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन वो क्या है हमारी 5। तो स्टार पी क्या वैल्यू प्रिंट करेगा इस टाइम तक, सेकेंड नंबर स्टेटमेंट तक हमारा स्टार पी प्रिंट करेगा 5। ये क्लियर है अभी। उसके बाद इंट स्टार स्टार क्यू, तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, स्टार स्टार क्यू का मतलब है यहाँ पर क्यू नाम का एक और पॉइंटर है, ठीक है, जो पॉइंट आउट कर रहा है एड्रेस ऑफ पी को। स्टार स्टार क्यू पॉइंट आउट कर रहा है एड्रेस ऑफ पी को, मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो है ये इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। और स्टार स्टार क्यू का मतलब समझिए आप, स्टार क्यू का मतलब है अगर स्टार क्यू प्रिंट कराते हैं हम तो क्यू किसको पॉइंट आउट कर रहा है, पी को। पी पर जो भी वैल्यू है, मान के चलिए यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू है और वो वैल्यू है हमारी 200, ठीक है। तो 200 जो वैल्यू है वो प्रिंट करा देगा स्टार क्यू। और 200 पर वैल्यू अब क्या है, यहाँ पर वैल्यू हमारी है, यहाँ क्या वैल्यू है, 200 पर वैल्यू है 5। तो क्योंकि ये डबल पॉइंटर है, ध्यान रखना, ये स्टार पी का मतलब है सिंगल पॉइंटर, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, और ये है हमारा डबल पॉइंटर, ठीक है। डबल पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं लिखता हूँ स्टार क्यू, तो समझने की कोशिश करना, स्टार क्यू का मतलब है क्यू जिसको भी पॉइंट आउट कर रहा है, जैसे कि किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 300 को, इस एड्रेस पर जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो स्टार क्यू रिटर्न करा देगा, ठीक है। मगर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार स्टार क्यू, स्टार स्टार क्यू का मतलब है क्यू जिसको भी पॉइंट आउट कर रहा है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, उस पर वैल्यू क्या है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो स्टार स्टार क्यू क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 5। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है जी। तो इस तरह से हम पॉइंटर में काम करते हैं। मगर नेक्स्ट स्टेटमेंट यह क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है स्टार क्यू इज इक्वल टू द m% ऑफ ए। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर स्टार क्यू किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एड्रेस ऑफ ए को। मगर ये किसको पॉइंट आउट कर रहा था, पहले ये पॉइंट आउट कर रहा था एड्रेस ऑफ बी को। अगर आप देखा जाए, आप देख सकते हो यहाँ पर पहले स्टार ऑफ पी को पॉइंट आउट कर रहा था, पी जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा था, स्टार ऑफ बी को। तो यहाँ पर स्टार स्टार क्यू का मतलब था स्टार ऑफ पी, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हो स्टार स्टार क्यू दैट इज इक्वल टू m% ऑफ पी। कहने का मतलब है पी जिसको भी पॉइंट आउट कर रहा था उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वैल्यू थी वो स्टार स्टार क्यू में आ गई थी। मगर अब हो क्या रहा है, स्टार क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, m% ऑफ ए। तो क्यू जो है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, एड्रेस ऑफ ए को। और एड्रेस ऑफ ए का मतलब क्या है, स्टार क्यू अब 200 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि ये इसको पॉइंट आउट करेगा। समझ में आ रही है बात। तो अब ये वाला जो था ये हट जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट। अब क्या होगा, स्टार क्यू दैट विल बी पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ ए, ठीक है जी। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए पर जब कभी भी स्टार क्यू प्रिंट करेंगे तो ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 3। वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन क्या है हमारी, 3। मगर यहाँ पर पूछा हुआ है स्टार पी की वैल्यू क्या होगी, स्टार पी की वैल्यू क्या होगी। अब आप समझ सकते हो पी के अंदर वैल्यू क्या आ गई है, 100। 100 पर एड्रेस क्या है, 3, सॉरी 100 पर वैल्यू क्या है, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ASP.NET के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर पूछा हुआ है डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्स डॉट राइट एंड रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट। तो देखिए यहाँ पर ये जो होती है हमारी वो क्या काम करती है, दो टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे ये। एक है रिस्पॉन्स डॉट राइट
रिस्पॉन्स डॉट राइट और रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट, दोनों में क्या डिफरेंस है? रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट ये यूज करते हैं हमारा फॉर प्रिंटिंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन, आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। बट जो ये वाला है वो हमारे दोनों के दोनों, ध्यान रखना, दोनों के दोनों हमारे प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन के लिए काम आते हैं, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पूछा हुआ है इसने। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट काम आता है हमारा, ये अलाउ नहीं करता है, कांट बी अलाउ, कैन नॉट अलाउ फॉर्मेटेड आउटपुट, फॉर्मेटेड आउटपुट को अलाउ नहीं करता है कौन? रिस्पॉन्स डॉट राइट। मगर रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट ये क्या अलाउ करता है? हमारा फॉर्मेटेड आउटपुट को अलाउ करता है, ठीक है जी, फॉर्मेटेड आउटपुट को अलाउ करता है। तो रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट, इसने चार ऑप्शन में देख सकते हो आप, ये पूछा हुआ है, तो ये क्या अलाउ करेगा? हमारा फॉर्मेटेड आउटपुट को अलाउ करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट। बट रिस्पॉन्स डॉट राइट फॉर्मेटेड आउटपुट को अलाउ नहीं करता। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ठीक है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, कौन सी ऐसी कमांड है जो कि रिकॉर्ड करने के लिए काम आती है यूजर लॉगिन सेशन इन ए फाइल बाय रिकॉर्डिंग टर्मिनल सेशन? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, स्क्रिप्ट नाम की ये कमांड होती है हमारी, जो कि काम आती है किसके लिए? जब कभी भी आपको सेशन को लॉगिन करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट कमांड यूज़ करते हो। सिंपल, आप वहाँ पर जो भी लिखा होता है वहाँ पर लिख देते हो आप स्क्रिप्ट। तो उसके बाद वो अलग बात है कि आप ऑप्शन कौन सा यूज़ करो, डब्ल्यू ऑप्शन होता है, WO डैश ओ यूज़ करते हैं, इस टाइप के अलग अलग ऑप्शन होते हैं, हमें ऑप्शन पे नहीं जाना है। इसने सिंपल पूछा हुआ है कौन सी ऐसी कमांड है जो कि यूज़र लॉगिन सेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो होती है स्क्रिप्ट। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम स्क्रिप्ट करते हैं, और एग्जिट करना है तो हम क्या कर देते हैं, बाद में यहाँ पर एग्जिट लिख देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग जो है वो एंड हो जाती है। क्लियर? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रिप्ट। सीड नाम से जो ये ऑप्शन है, इसका काम क्या होता है? ये स्ट्रीम एडिटर होता है बेसिकली, ठीक है, स्ट्रीम एडिटर, ठीक है, उसके लिए काम करते हैं। स्ट्रीम एडिटर इज द फुल फॉर्म ऑफ द साइड। उसके बाद ये काम क्या करता है? दैट विल बी परफॉर्म लॉट्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्चिंग करनी है हमें, ठीक है, कोई चीज़ हमें सर्च करना है, फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, इस टाइप से जो काम होते हैं हमारे, वो सारे के सारे परफॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड कमांड, ठीक है। डिलीशन करनी है तो ये सारे की सारी परफॉर्मेंस, ये सारे के सारे काम जो हमारे होते हैं वो सीड कमांड के होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन स्क्रीन। स्क्रीन जो है बेसिकली वो भी एक कमांड है हमारी, जो कि यूज़ होती है हमारी एबिलिटी टू लॉन्च करने के लिए, एंड मल्टीपल से जो मेन काम होता है इसका वो होता है मल्टीपल सेल सेशंस फ्रॉम ए सिंगल SS सेशन, ठीक है। SS सेशन जो होता है हमारा, वो कमांड होती है हमारी, जो कि मल्टीपल सेशन फ्रॉम ए सिंगल SSS सेशन के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रीन कमांड, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, रिकॉर्डिंग का पूछा हुआ था इसने, स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये नाम का कोई भी हमारी कमांड नहीं होती, तो ये ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, दैट इज द अंडर वर्चुअल स्टोरेज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्चुअल स्टोरेज जो होता है हमारा, वो जस्ट लाइक ए वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल स्टोरेज, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा, यहाँ पर एक सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क और इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है यहाँ पर मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी जो कि रैम हो गया आपका। तो मेन मेमोरी में क्या होता है हमारे, जो इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी होती है हार्ड डिस्क। क्लियर? तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, प्राइमरी मेमोरी इसको आप
रिलेटेड कर सकते हो रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, इंटरनल मेमोरी जो होती है वो आपकी लिमिटेड मेमोरी होती है, तो उसके लिए आप जब मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हो तो वहाँ पर लिखा होता है कि दैट इज़ एक्सटेंडेबल टू दिस, और आप एक्सटर्नल मेमोरी लगा सकते हो, जीबी वगैरह या इस टाइप से चिप वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, तो वो किस लिए करते हो आप कि जो डाटा है आपका लिमिटेड डाटा ना यूज़ हो, मतलब आप एक्सटेंड कर सकते हो, कुछ टाइप का डाटा आपका डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसके लिए आप एक्सटेंडेड मेमोरी यूज़ कर लेते हो। ठीक है, तो वो होता है मेमोरी को बढ़ाने के लिए। मेन मेमोरी होती है आपकी इंटरनल मेमोरी जो आपकी अवेलेबल होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो ज़रूरत वाला चीज़ें है वही सिर्फ आप यूज़ करते हो। उससे क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए आपका फुल हो जाता है तो आप क्या करते हो, वहाँ पर मेमोरी फुल लिखा आता है, आपके जो मैसेजेस है जो भी आपको वर्क करना है वो आप कर नहीं पाते, तो आपको क्या करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ें हैं उसको रिमूव करना पड़ता है। उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वर्चुअल स्टोरेज है उसमें भी हम इसी टाइप का एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है इसके अंदर भी, हमारा वर्चुअल स्टोरेज में होते हैं जितने भी एक्टिव पेजेस होते हैं प्रोग्राम के, दैट आर स्टोर्ड इन प्राइमरी स्टोरेज। दैट इज द यूज ऑफ द वर्चुअल स्टोरेज। और वर्चुअल स्टोरेज में होता क्या है कि ये इंटरेक्शन होता है बिटवीन द यूजर एंड द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ द मेमोरी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो काम होता है वो होता है वर्चुअल स्टोरेज का काम होता है। तो मतलब ये क्या करता है, मेन मेमोरी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक्टिव पेजेस को डाल देता है, और जो एक्टिव नहीं है उसको बाहर निकाल देता है। वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, ये जो वर्क है वो स्वैपर का होता है। ठीक है, स्वैप इन और स्वैप आउट। मगर वर्चुअल स्टोरेज ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। तो इस टाइप से हमें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है, जिससे कि हमारे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा, हर क्वेश्चंस को सॉल्व करता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।